My dear viewers, YouTube चैनल को इतने कम दिनों में आपके साथ आपके प्यार ने आगे बढ़ाया है और हम उम्मीद करते हैं कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेहरबानी करके वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर लें ताकि हमारे सभी वीडियो उन तक पहुंचते रहें। आज हम देखते हैं कि द वेरी वर्ड जेंडर जस्टिस, जेंडर इनजस्टिस, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, वीमेन एम्पावरमेंट, इक्वालिटी, वीमेन डिग्निटी, फेमिनिज्म, ये जो वर्ड्स हैं इस पे सारी दुनिया में आर्गुमेंट्स हो रहे हैं और फार एंड अगेंस्ट लोग अपनी अपनी लॉजिक रख रहे हैं, अपने अपने तर्क रख रहे हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 8 इंडियन पेनल कोड, जेंडर, द प्रोनाउन ही and its derivatives are used of any person whether male or female. इंडियन पेनल कोड में भी अगर उन सेक्शंस पे हम गौर करते हैं तो हम पाते हैं कि इंडियन पेनल कोड में भी डिस्क्रिमिनेशन है, जेंडर इनजस्टिस है। सेक्शन 8 लिंग, पुल्लिंग वाचक शब्द जहां प्रयोग किए गए हैं वे हर व्यक्ति के बारे में लागू हैं, चाहे नर हो या नारी। इस प्रकार सेक्शन 8 आईपीसी में ही में शी इंक्लूड्स कर दिया गया। जहां भी ही का प्रयोग किया गया है, ही को यूज किया गया है, वहां यह कहा गया कि ही का जो अर्थ होगा उसमें फीमेल भी इंक्लूड होगा, उसका भी अर्थ लिया जाएगा, शी इंक्लूड्स होगा। तो जहां पर ही यूज किया गया है उस ही में शी इंक्लूड है। पुल्लिंग में स्त्रीलिंग इंक्लूड है। अगर पुल्लिंग वर्ड अगर यूज किया गया है तो उसमें स्त्रीलिंग को शामिल माना जाएगा। इस तरह से इंडियन पेनल कोड में जेंडर इनजस्टिस है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है और इसको बदलना होगा, इसमें चेंज की जरूरत है। पूरे के पूरे स्त्री जाति को इंडियन पेनल कोड की इस धारा ने एक तरह से हाशिए पर खड़ा कर दिया और ही में शी को इंक्लूड कर दिया। स्त्री जाति को एक तरह से उसके महत्व को, इंपॉर्टेंस को, उसके एग्जिस्टेंस को नकार दिया गया। यह अपने आप में एक बहुत ही गंभीर प्रश्न है। सेक्शन 10 आईपीसी जहां मैन और वुमेन की डिफिनीशन दी गई है। सेक्शन 10 अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 आईपीसी जिसमें मैन और वुमेन की डिफिनीशन बताई गई है। द वर्ड मैन डिनोट्स अ मेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज। द वर्ड वुमेन डिनोट्स अ फीमेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज। इस तरह सेक्शन 10 आईपीसी में वुमेन की डिफिनीशन दी गई कि किसी भी एज की अगर वुमेन है तो वह फीमेल ह्यूमन बीइंग समझी जाएगी और अगर मेल है, वो किसी भी एज का है तो वो मेल ह्यूमन बीइंग समझा जाएगा। तो जब दो इंडिपेंडेंट एंटिटी है और अलग डेफिनेशन है, वहां सेक्शन 8 में यह बात रखना
ये बात कहना कि ही में शी इंक्लूड होगा, द प्रोनाउन ही एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर यूज्ड ऑफ एनी पर्सन वेदर मेल और फीमेल, दैट इज रॉन्ग टू से, एंड द टाइम हैज कम टू चेंज दिस सेक्शन और delete this section or amend in this section and remove the discrimination which is in section 8 IPC. इसी तरह जेंडर क्लॉजेज एक्ट 1897 साधारण खंड अधिनियम में भी देखते हैं कि इसकी धारा 13 सेक्शन 13 में यह भी उपबंधित है कि सभी केंद्रीय अधिनियमों तथा विनियमों में जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात विपरीत न हो, शब्द पुल्लिंग में स्त्री लिंग भी शामिल समझा जाएगा। यहां भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है और यहां भी पुल्लिंग में स्त्रीलिंग को शामिल कर दिया गया। इस तरह से पूरी की पूरी स्त्री जाति को, स्त्रीलिंग को, उसके एग्जिस्टेंस को, फीमेल ह्यूमन बीइंग के पूरे एग्जिस्टेंस को, उसके अस्तित्व को पुल्लिंग में, मैस्कुलिन जेंडर में समाहित कर दिया गया। यह जेंडर इनजस्टिस या इनडिस्क्रिमिनेशन सिर्फ कानूनों में नहीं है बल्कि पूरे समाज में है, तवारीख में है, हिस्ट्री में है। जो राइटर्स हैं, फिलोसफर्स हैं, पोएट्स हैं, उनकी लेखनी में भी यह प्रतिबिंबित होती है कि उन्होंने अपने लेखनी में भी डिस्क्रिमिनेशन किया है। और यह ग्रामर में भी हम पाते हैं कि वहां पर भी लैंग्वेज में भी डिस्क्रिमिनेशन है। जेंडर, ऑल नाउन्स आर ईदर मैस्कुलिन और फेमिनिन। इन फ्रेंच ग्रामर, La ville, the city is feminine gender. In French, la village is masculine gender. फ्रेंच ग्रामर में सिटी को फेमिनिन जेंडर कहा गया और विलेज को, गांव को मैस्कुलिन जेंडर कहा गया। सिटी को इसलिए फेमिनिन जेंडर कहा गया कि सिटी ब्यूटीफुल है, खूबसूरत है, वहां रोशनी है, चकाचौंध है, ग्लैमर है, इसलिए सिटी को फेमिनिन जेंडर कहा गया और विलेज को मैस्कुलिन जेंडर कहा गया। इन फ्रेंच, ला ल्यून, द मून इज फेमिनिन जेंडर, while लू सोलेil, द सन इज मैस्कुलिन जेंडर। मून को फेमिनिन जेंडर फ्रेंच ग्रामर में कहा गया और सन को मैस्कुलिन जेंडर कहा गया। ये थिंकिंग है, ये सोच है समाज की कि चूंकि सन में ऊर्जा है, शक्ति है, सन में गर्मी है, ताप है, इसलिए सन को मैस्कुलिन जेंडर सिग्निफाई किया गया। और चूंकि मून स्मॉल प्लैनेट है, वो सन से रोशनी लेता है और उसकी रोशनी कूल होती है, ठंडी होती है, तो इसलिए उसको फेमिनिन जेंडर कहा गया। यह फ्रेंच ग्रामर में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, इनजस्टिस है। इसी तरह इन जर्मन ग्रामर, द जर्मन वर्ड फॉर सन, दीजान, इज फेमिनिन, and the word for moon,
द मोन्स इज मैस्कुलिन। जर्मन ग्रामर में भी सन को फेमिनिन जेंडर कहा गया, जबकि फ्रेंच ग्रामर में सन को मैस्कुलिन जेंडर कहा गया और मून को मैस्कुलिन जेंडर कहा गया। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रेंच एंड जर्मन ग्रामर। तो यह थिंकिंग जो है, ये जो आइडियोलॉजी है, ये सोसाइटी की जो सोच है, यह इस बात को दर्शित करती है कि हमने मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर में चीजों को देखकर, उसके स्ट्रेंथ को देखकर, उसके पावर को देखकर, उसके ग्रेस को देखकर, उसके ब्यूटी को देखकर हमने डिस्क्रिमिनेशन कर दिया कि विच इज मैस्कुलिन जेंडर एंड विच इज फेमिनिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर in grammar is often applied to object remarkable for strength। जो भी चीजें स्ट्रेंथ है, शक्ति है, हिंसा है, वायलेंस है, उसको हमने मैस्कुलिन जेंडर सिग्निफाई किया। द सन, समर, विंटर। द फेमिनिन जेंडर is sometimes applied to object remarkable for beauty, gentleness and gracefulness, as the moon, the earth, spring, liberty, justice, mercy, peace, hope। जो भी चीजें ब्यूटीफुल हैं, जेंटलनेस जिनमें दर्शित होती हैं, ग्रेसफुलनेस है, उसको हमने फेमिनिन जेंडर कहा। जस्टिस, फेमिनिन जेंडर। मगर सबसे ज्यादा इस दुनिया में किसी के साथ इनजस्टिस हुआ तो वह स्त्रियों के साथ हुआ। मर्सी, फेमिनिन जेंडर। मगर जितनी ज्यादा निर्दयता, क्रूरता इस अर्थ प्लेनेट पर स्त्रियों के साथ हुआ, फीमेल ह्यूमन बीइंग के साथ हुआ, किसी के साथ नहीं हुआ। पीस को फेमिनिन जेंडर कहा गया, मगर सबसे ज्यादा पीस अगर किसी की ब्रेक की गई, अशांत जीवन अगर किसी का किया गया, तो वो फीमेल ह्यूमन बीइंग का किया गया। होप को ग्रामर में फेमिनिन जेंडर कहा गया, मगर सबसे ज्यादा फीमेल ह्यूमन बीइंग, औरतों को सबसे ज्यादा होपलेस किया गया, उनको आशाहीन किया गया, सबसे ज्यादा उनका जीवन निराशा के गर्द में डाल दिया गया। यह डिस्क्रिमिनेशन जो हमने समाज के अंदर किया है, जो डिवीजन किया है, चाहे वो कानूनों में हो, चाहे वो आर्टिकल्स में हो, फिलॉसफी में हो, राइटिंग्स में हो, पोएम्स में हो, वो हर जगह दिखता है। वर्ड्सवर्थ ने अपनी फेमस पोएम में एक जगह कहा कि चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन, मगर वर्ड्सवर्थ ने यह नहीं कहा कि चाइल्ड इज मदर ऑफ द मैन। यह डिस्क्रिमिनेशन है। चाइल्ड को फादर ऑफ द मैन कहा, मगर चाइल्ड को मदर ऑफ द मैन नहीं कहा। यह सुपीरियरिटी और इंफीरियरिटी मेल ह्यूमन बीइंग और फीमेल ह्यूमन बीइंग में पोएट द्वारा किया गया। द फेमस फिलोसोफर एरिस्टोटल ने एक जगह कहा कि women may be said to be an inferior man। एरिस्टोटल ने स्त्री को यह कहा कि वह एक इंफीरियर मैन है। स्त्रियों को कहा जा
सकता है, स्त्रियों को कहा जा सकता है कि वह एक इंफीरियर मैन है। इस तरह से एरिस्टोटल ने पूरे के पूरे फीमेल जेंडर को, फेमिनिन जेंडर को, उसके अस्तित्व को, उसके एग्जिस्टेंस को नकार दिया और वुमेन को इंफीरियर मैन कहा। एरिस्टोटल के नजर में वुमेन नाम की कोई चीज नहीं है, बल्कि जो वुमेन है वो इंफीरियर मैन है। और फीमेल ह्यूमन बीइंग को, स्त्री को इंफीरियर कहा, मैन से इंफीरियर कहा। इस तरह एरिस्टोटल ने पूरे स्त्री जाति का अपमान किया है। इसी तरह नीत्शे को जब हम पढ़ते हैं तो एक जगह नीत्शे ने यह कहा कि गॉड क्रिएटेड वुमेन and boredom did indeed cease from that moment, but many other things ceased as well. Woman was God's second mistake. नीत्शे जिसको कि हिटलर अपना गुरु मानता था, उसने इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन किया। और द सेंसलेस थिंकिंग ऑफ नीत्शे, जिसने पूरे के पूरे स्त्री जाति का एक तरह से अपमान किया है, उसको नजरअंदाज किया है, उसके गरिमा को धूमिल किया है। गॉड क्रिएटेड वुमेन, नीत्शे के अनुसार ईश्वर ने स्त्री को क्रिएट किया, बनाया, और जिस क्षण स्त्री को बनाया, नीत्शे के अनुसार बोर्डम डिड इंडीड सीज, और उसी समय व्हेन गॉड क्रिएटेड वुमेन, बोर्डम, उदासी, सैडनेस, ग्लूम सीज्ड हो गई, ये खत्म हो गई, रुक गई। यानी कि स्त्री, द क्रिएशन ऑफ वुमेन वॉज फॉर रिक्रिएशन। God created man, then boredom not cease. But when God created woman, boredom did indeed cease. इस तरह से नीत्शे की दृष्टि में स्त्री एक खिलौना है, एक साधन है, एक कमोडिटी है फॉर इंजॉयमेंट, फॉर रिक्रिएशन। दिस इज अ सेंसलेस आर्गुमेंट ऑफ नीत्शे। No sensible man can accept this argument. और इसके आगे नीत्शे ने कहा कि but many other things ceased as well as, कि क्रिएशन ऑफ वुमेन के साथ ही साथ अदर थिंग्स भी सीज्ड हो गई, रुक गई। वीमेन वॉज गॉड सेकेंड मिस्टेक। वीमेन का क्रिएशन ईश्वर की दूसरी गलती है। तो अगर दूसरी गलती है क्रिएशन ऑफ वुमेन, तो ईश्वर की पहली गलती क्या है? नीत्शे ने यह नहीं बताया कि ईश्वर की पहली गलती क्या है। नीत्शे को बताना चाहिए कि व्हाट वाज द फर्स्ट मिस्टेक ऑफ गॉड। इस तरह से यह जो डिस्क्रिमिनेशन है स्त्री और पुरुष में, मैन एंड वुमेन में, मेल ह्यूमन बीइंग और फीमेल ह्यूमन बीइंग में, यह हजारों साल से चला आ रहा है और इसे खत्म करने की जरूरत है। पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, एजुकेशनल, हर जगह से स्त्रियों को हाशिए पर खड़ा कर दिया गया, उन्हें बाहर कर दिया गया, सारे डेवलपमेंट विकास की प्रक्रिया से उनको बाहर कर दिया गया। और उसी का नतीजा है कि स्त्रियों को स्लेव बना दिया गया, दास बना दिया गया, दासी बना दिया गया, और सिर्फ मेटाफर यूज करके उनको एक कमोडिटी बना दिया गया।
उनको ब्यूटी से, ग्रेस से, जेंटिलनेस से, मून से सिग्निफाई कर उनको इस बात का एहसास करा दिया गया कि आप तो मून हैं, आप तो ग्रेस हैं, आप तो ब्यूटी हैं, आप तो रोज हैं, आप कमजोर हैं और पुरुष मजबूत है, शक्तिशाली है, स्ट्रेंथ है, सन है। और ये लगातार हजारों साल से स्त्रियों ने सुनते सुनते, बर्दाश्त करते करते ये उनके बिहेवियर में समाहित हो गया और स्त्रियां अपने आप को समझने लगी कि वो तो पुरुष की फॉलोअर हैं, वो इंफीरियर हैं, वो दासी हैं, पति उनका स्वामी है, पुरुष उनका लीडर है, वो सौभाग्नी है। जब तक यह डिस्क्रिमिनेशन, यह सोच नहीं बदलेगी इस अर्थ प्लेनेट पे, स्त्री वास्तव में स्वतंत्र नहीं होगी। सारी लिबर्टी की बातें, फ्रीडम की बातें, इक्वालिटी की बातें, डिग्निटी की बातें सब बेमानी होंगी। राजेंद्र सिंह बेदी ने अपने एक बहुचर्चित उपन्यास एक चादर मैली सी में समाज में बेटी के स्थान को चित्रित करते हुए कहा कि बेटी बढ़ी तो मां बाप ने ससुराल ढकेल दिया, ससुराल वाले नाराज हुए तो मायके लुढ़का दिया। हाय, यह कपड़े की गेंद अपने ही आंसुओं से भीग जाए तो फिर लुढ़कने योग्य भी नहीं रहती। अमृता प्रीतम ने एक जगह कहा है कि जिस घर में वह इस समय है वह उसका है ही नहीं, और जहां उसे जाना है वह घर पराया है, तो औरत जन्म से ही बेघर है। यह जो पैट्रियार्कल सिस्टम है, इसने स्त्री को बेघर कर दिया। इसका ना तो मायका घर है और ना ससुराल घर है। मायके में रहती है तो मायके के लोग कहते हैं कि इसको पराये घर जाना है। तो अगर ससुराल पराया घर है और मायका अपना घर नहीं है तो स्त्री का घर कहां है? जब तक हम ये सोच नहीं बदलेंगे, बिहेवियर एटीट्यूड नहीं बदलेंगे, तब तक वीमेन इंपावरमेंट की बातें सिर्फ बातें रह जाएंगी और जमीनी स्तर पर कोई बदलाव नहीं आएगा। आदि विद्रोही में स्पॉटकस कहता है कि रोमन घोड़ों को प्यार करते हैं, मगर आदमी के लिए उनके दिल में सिर्फ नफरत है। रोमन घोड़ों को प्यार करते हैं। ठीक इसी तरह हमारा पुरुष समाज स्त्रियों को प्यार करता है, स्त्रियों के बारे में ऊंची ऊंची बातें करता है, आदर्श और आइडियलिज्म की बात करता है, मगर वह स्त्रियों की उन्नति, उसके डेवलपमेंट, उसके प्रोग्रेस से नफरत करता है, डरता है कि अगर वीमेन इंपावरमेंट हो जाएगा, अगर स्त्रियां शिक्षित हो जाएंगी, पावरफुल हो जाएंगी, प्रोग्रेसिव हो जाएंगी, इनकी सोच का क्या होगा, इनके स्वामित्व का क्या होगा? इसीलिए इस तरह के सिमिली, मेटाफर और ऑक्सीमोरन की बात की जाती है। हम समाज में देखते हैं कि इतने बड़े परिवर्तन के प्रयास करने के बावजूद भी आज समाज के अंदर मेनी काइंड्स ऑफ वायलेंस आर गोइंग ऑन इन दी सोसाइटी। प्रीनेटाल सेक्स सिलेक्शन, चाइल्ड मैरिजेस, फोर्स्ड मैरिजेस, ऑनर किलिंग्स, डॉरी डेथ्स, डोमेस्टिक वायलेंस, रेप्स, ये सारे वायलेंस, ये सारे अपराध स्त्रियों के खिलाफ आमतौर पर समाज में आज भी घटित हो रहे हैं। तो जरूरत इस बात की है कि आज हमें पूरे समाज में, पूरे दुनिया में, हर जगह
ग्राउंड लेवल पर स्कूल में बच्चों को जेंडर जस्टिस पे बाकायदा एक लेसन दिया जाए, पढ़ाया जाए, समझाया जाए, ताकि उनके अंदर ये जो सोच है वो बदले। और पूरे सोसाइटी को परिवर्तित करने के लिए हमें बड़े पैमाने पर मुहिम चलानी होगी, कैंपेन चलानी होगी। तभी ये अर्थ प्लेनेट, जब इक्वल जस्टिस होगा, डिस्क्रिमिनेशन खत्म होगा, मेल ह्यूमन बीइंग और फीमेल ह्यूमन बीइंग में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, हमारी सोच में कोई पक्षपात नहीं होगा, तभी ये अर्थ प्लेनेट वर्थ लिविंग होगा। और तभी सच्चे मायने में प्रेम के फूल खिलेंगे, तभी लोग मुस्कुराएंगे, और तभी लोग दिल से हंसेंगे, और तभी एक खुशनुमा माहौल बनेगा, एक खुशनुमा समाज बनेगा। और तभी हम कह सकेंगे कि लिबर्टी, फ्रीडम, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी इस धरती पे है। तभी एक हिंसा मुक्त, वायलेंस फ्री सोसाइटी बनेगी। थैंक यू वेरी मच।